वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि इन्वेस्टर होता है, वो मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म पैसे को इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को डिप्लॉय करके 2x 3x 10x ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन रखता है। सो किसी भी स्टॉक के अंदर हम ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फंडामेंटली टेक्निकली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को समझना देखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो फंडामेंटल एनालिसिस ये पहला वीडियो होने वाला है गाइस। इसके हम कुछ और पार्ट्स भी डेवलप करेंगे ताकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से काम करता है, उसके कौन से की फैक्टर्स हैं, कौन सी चीजें होती हैं उसके अंदर जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जहां पे बात आती है वहां पे लोग सोचते हैं कि यार ये कंसेप्ट बोरिंग होगा, कि इसके अंदर हमें क्या ही करना, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। बट जितना आपको ये कॉम्प्लेक्स लगता है उतना कॉम्प्लेक्स असल में चीज नहीं होती है। बिकॉज आज बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो आपको ये चीजें जो 3 दिन 10 दिन लगता था पहले, आज वही आप कुछ घंटे या कुछ मिनट के अंदर भी आप ओवरऑल देख के समझ सकते हैं। सो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? Fundamental analysis helps determine the stock's intrinsic value by evaluating financial statements, business model and economic factor. Fundamental analysis इस चीज़ों को हमें समझने में मदद करता है कि कंपनी का एनालिसिस किस तरीके से हमें करना है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है और इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है। स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू वो होता है जो कंपनी के आज एग्जैक्ट अर्निंग के हिसाब से क्या वैल्यू है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है। इट इज अपार्ट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग कंपनीज, अवॉइड स्पेकुलेशंस एंड इंश्योर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। एग्जाम्पल तौर पर हम देखते हैं हाउ राकेश झुंझुनवाला यूज्ड फंडामेंटल एनालिसिस टू बिल्ड वेल्थ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक के अंदर जो मल्टीफोल्ड ग्रोथ उन्होंने लिया था। सो कहीं ना कहीं उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस भी स्टॉक्स के अंदर किया हुआ है। की पिलर्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फर्स्ट है क्वालिटेटिव फैक्टर्स। एज ए नेम सिंप्लीफाइज कि कंपनी का क्वालिटी किस तरीके से है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मैनेजमेंट क्वालिटी, ब्रांड स्ट्रेंथ। एग्जांपल तौर पर देखते हैं हम, अगर HUL है, एशियन पेंट्स है, आप सबको पता है कि HUL जो है वो FMCG सेक्टर के अंदर आता है और एशियन पेंट्स है वो कहीं ना कहीं कलर्स जो डिस्टेम्पर्स वगैरह एक्रेलिक पेंट्स यूज होता है हमारे घरों में। नेक्स्ट फैक्टर होता है क्वांटिटेटिव फैक्टर। क्वांटिटी मींस कंपनी का वैल्यूएशंस, कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यू वगैरह क्या है वो हमें इसमें समझने को मिलता है। रेवेन्यू कहीं ना कहीं आता है इसमें, अर्निंग्स है, प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरीके से कंपनी का है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर फाइनेंशियल रेशियोज। हम आने वाले इसी वीडियो में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल रेशियोज क्या होता है जो हमें बेहद देखना जरूरी होता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसके अंदर GDP, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशंस आ जाते हैं। ये ज्यादातर बैंकिंग और FMCG स्टॉक्स के अंदर इफेक्ट करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं अगर कंपनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल हेल्थ और कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये किस तरीके से इसमें काम होता है। कंपनी का स्पेसिफिक फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से, कंपनी का रेवेन्यू, उसके प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, वो इसमें बहुत हमें देखना इंपॉर्टेंट होता है। और जो जिस पीयर्स के अंदर कंपनी काम कर रही है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कंपनी अगर काम कर रही है तो उसके पीयर जो है उनका किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ है, उनके क्या अर्निंग्स है और कंपनी का क्या प्रॉफिट मार्जिन्स है और फ्यूचर का क्या प्रोजेक्शंस है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें समझना, कंपनी टू कंपनी देखना होता है। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बैलेंस शीट हम देख रहे हैं गाइस, शोज अ कंपनीज एसेट्स व्हाट इट ओन्स एंड लायबिलिटीज व्हाट इट ओज। मतलब क्या कंपनी ओन कर रही है वो एसेट में हमें पता चलता है, और कंपनी के ऊपर क्या देनदारी है वो हमें लायबिलिटी से पता चलता है। और भी बैलेंस शीट में चीजें होती हैं जैसे कि शेयर होल्डर्स इक्विटी, ओनरशिप वैल्यू क्या है वो हमें देखने को उसके अंदर मिलता है। यूज टू एक्सेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेवरेज एंड लिक्विडिटी। कंपनी कितनी फाइनेंशियल स्टेबल है,
कितना कंपनी ने लेवरेज लिया हुआ है और कंपनी के मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, वो चीजें हमें इस बैलेंस शीट से पता चलती है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का हमें क्या देखने मिलता है गाइस, डिटेल्स कंपनी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट ओवर द पीरियड। वो क्वार्टरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को ओन कर रहे हैं, जब कंपनी कोई रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो आपको आपके मेल पे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट मेल पे ही आ जाते हैं। सो वो क्वार्टरली बेसिस पे भी आता है और एनुअल बेसिस पे भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा रिपोर्ट तो हम कोई पढ़ने नहीं बैठने वाले हैं। आप सभी को पता है किसी के पास आज टाइम नहीं होता कि पूरा इन डिटेल हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ें। तो जो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होते हैं गाइस, जहां पे हमें कंपनी के रेशियोज और बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कंपनी का रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या, प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमें एप्लीकेशंस के अंदर देखने को इजीली मिल जाता है। तो हमारा काफ़ी हद तक टाइम बचा लेते हैं। इन्वेस्टर यूजेस दिस इवेल्युएशन फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। सो ये चीज़ें हमें उसमें से पता चलता है कंपनी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है और कंपनी कितनी एफिशिएंस है अपने कैपिटल को और भी एक्सपांड करके कंपनी को ग्रो करने के लिए फाइनेंशियली। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट को ट्रैक करने के लिए 3 कैटेगरी इस भाग को डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमें क्या पता चलता है, कैश फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशंस। कंपनी जिस भी बिजनेस में है उसका कैश रेवेन्यू कहां से आ रहा है, कोर बिजनेस। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स कंपनी अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है तो ये उसका कोर बिजनेस हो गया। और इसके अलावा अगर कंपनी एक्स का दूसरा बिजनेस भी होता है जिसके अंदर वो आयरन मैन्युफैक्चरिंग करती है तो ये उसका सेकंड बिजनेस रेवेन्यू हो गया। सो कंपनी का कोर बिजनेस स्टील हो जाता है जहां से उसका मेन रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट्स आते हैं। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग क्या है, मनी स्पेंट और अर्नड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स लाइक न्यू प्रोजेक्ट्स और एसेट सेल्स। कंपनी का जहां भी पैसे इन्वेस्ट किए हुए, कंपनी जहां खर्चे किए थे अपने पैसे, और कहीं से कंपनी का अर्निंग्स आ रहा है जो उसने इन्वेस्टमेंट कहीं किया होगा न्यू प्रोजेक्ट्स में या फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट्स। फाइनेंशिंग कैश फ्लो, कैश रिलेटेड टू बोरोइंग्स, डेट रीपेमेंट्स एंड डिविडेंड्स। कंपनी का बोरोइंग्स कहीं पे होता है अगर उसने कहीं पे अपने डेट को भरा है, कर्जा कम किया है और कंपनी ने डिविडेंड्स भी पे किया। उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, एंड तक जरूर देखिएगा। क्या क्या चीजें हमें देखना होता है फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, हम इसी वीडियो में समझेंगे और ये नेक्स्ट पार्ट में और डीप हम इसमें के अंदर जाएंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा वीडियो के अंदर। बैलेंस शीट ब्रेकडाउन, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसका फॉर्मूला है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसके की मैट्रिक्स क्या होते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, दैट इज कंपनी का कितना कर्जा है और उसके सामने कंपनी का इक्विटी कितना है, ये चीज हमें इससे पता चलती है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये रेशियो जितना कम हो उतना बेटर होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी के ऊपर कर्जा अगर 20 रुपए का है और कंपनी का शेयर होल्डर इक्विटी जो होता है वो 100 रुपए का है, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.2 का। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही कम है। सो हम इसका रेशियो जो हमें मिला बहुत ही बेटर है, तो हम इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगली चीज आती है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी मेजर्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। कंपनी के अंदर एसेट्स मान लो 100 रुपए का है और कंपनी की लायबिलिटी 70 रुपीज की है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो कहीं ना कहीं 1:42 आता है। सो मतलब कंपनी में एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं बेटर लिक्विडिटी मेंटेन कर रही है। इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस की कंपोनेंट्स के अंदर क्या है गाइस, हम वो देखते हैं अभी। रेवेन्यू, ये हम फाइनेंशियल लैंग्वेज के अंदर इसे टॉप लाइन कहते हैं कि कंपनी अगर सेल कर रही है 100 रुपए का, तो टोटल पूरे साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो अगर एक दिन के हिसाब से अगर कंपनी 100 रुपए का सेल कर रही है तो पूरे महीने में कहीं ना कहीं उसका 3000 का सेल होता है। अगर इसको हम डिवाइड बाय 12 करते हैं तो पूरे साल का हमें ये फिगर जो मिलेगा वो आएगा आपका 36,000।
ये जस्ट हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं ताकि ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियरली बैठ सके और आपको ये चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अगली चीज है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इसको हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में बॉटम लाइन बोलते हैं। अगर कंपनी का रेवेन्यू हमने जैसे देखा, अगर ईयरली कंपनी का रेवेन्यू इसके अंदर आ रहा है 36K, तो इसके अंदर कंपनी अगर 20% का प्रॉफिट मार्जिन रखती है तो कहीं ना कहीं 36,000 का 20% हमें इसमें मिलेगा 7,200। ये कंपनी का बॉटम लाइन हो गया, दैट इज कंपनी का नेट प्रॉफिट। आई होप गाइस कि आप वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, चीजें आपको इजी समझ में आ रही होगी। अगला है अर्निंग पर शेयर, दैट इज ईपीएस। ईपीएस नथिंग बट कंपनी का पर शेयर अर्निंग कितना आ रहा है वो हमें ये रेशियो बताता है। इसका फॉर्मूला सिंपल सा गाइस, नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया होता अपने प्रॉफिट में से, डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सो गाइज अभी सिंपल सा ये चीज हम इसे रखते हैं, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसे डीपली समझेंगे ताकि और कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो सके। कि रेशियोज नेट प्रॉफिट मार्जिन, जितना ये ज्यादा रहेगा रेशियो उतना कंपनी के लिए बेटर होता है। गाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट डीप डाइव, हमने पहले ही देखा था ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब कंपनी के कोर ऑपरेशन से कितना पैसा आ रहा है हमें इस ऑपरेटिंग रेशियो से पता चलता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, इसे हम पता चलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितना है, कंपनी का जो अर्निंग्स आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट्स के अलावा कंपनी कहाँ का उसे एक्सपेंड कर रही है, कैपिटल कंपनी का कहाँ खर्चा हो रहा है। अगला है गाइस फाइनेंसिंग कैश फ्लो, इससे पता चलता है कि डेट रीपेमेंट्स कितने हैं कंपनी के, और जो कंपनी के प्रॉफिट्स आए हैं वो डिविडेंड में कंपनी ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमें इससे जानकारी मिलती है। की फाइनेंशियल रेशियोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज गाइस, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगा, बट फिर भी हम समझने के लिए अगर देखते हैं इसको तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये किस तरीके से देखा जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके अंदर पहला रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी अगर नेट इनकम जो कर रही है उसके टोटल शेयर होल्डर्स कितने हैं इनटू 100 हम करेंगे तो हमें इसका आउटपुट मिलेगा। एग्जाम्पल पर अगर हम इसको देखते हैं, अगर कंपनी 10 रुपए का प्रॉफिट किया हुआ है, कंपनी का नेट इनकम अगर 10 रुपीज है और उसके शेयर होल्डर 1 है, तो अगर इसका हम देखते हैं इसका रिजल्ट जो आएगा 1K आता है। अगला है गाइस ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन इज नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिवाइड बाई रेवेन्यू इनटू 100। इससे हमें पता चलता है कंपनी का ग्रॉस मार्जिन कितना है। अगला है वैल्यूएशन रेशियोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी का अर्निंग के सामने कंपनी का क्या प्रॉफिट्स है, कंपनी कितना कमा रही है वो हमेशा समझने को मिलता है। सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट इज पीई रेशियो, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस होता है डिवाइडेड बाय कंपनी ईपीएस, कंपनी अर्निंग पर शेयर। अगला है प्राइस टू बुक रेशियो दैट इज पीबी रेशियो, कंपनी का करंट मार्केट प्राइस दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, कंपनी के करंट मार्केट प्राइस क्या है और डिवाइड उसको हम करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर, तो हमें इसका वैल्यू आगे मिलता है। अगला है गाइस लिक्विडिटी एंड डेट रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के साथ डील कर रहे हैं, हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पहले ये देखते हैं कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा तो नहीं है, कंपनी के शेयर्स प्लेस तो नहीं किए हुए शेयर होल्डर्स ने, तो हमें इससे समझने को मिलता है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो, ये हमें कैसे पता चलेगा, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी दैट मेजर्स फाइनेंशियल लेवरेज लोअर इज प्रिफरेबल, ये रेशियो जितना कम होगा उतना कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए बेनिफिट होता है। अगला है करंट रेशियो, हमने पहले भी स्लाइड्स में देखा था गाइस, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये इंडिकेट करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आइडियल बिलो 1 इज गुड। इकोनॉमिक मोट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अभी इकोनॉमिक मोट क्या होता है इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझे गाइस, इकोनॉमिक मोट वो होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर उसकी स्पेसिफिक खासियत क्या है, उसकी खूबियां क्या है जिससे लोग उसके पास से प्रोडक्ट्स खरीदें, उसके सर्विसेज को यूज करें। सो आई एम समझते हैं इकोनॉमिक मोट्स क्या होता है। हम देखते हैं पहले ब्रांड पावर। ब्रांड पावर क्या चीज होती है कि एक
इंडिविजुअल के माइंड में उस ब्रांड को लेकर के क्या थॉट प्रोसेस है, वो ब्रांड को लेकर क्या समझता है, क्या सोचता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं टाइटन, हम सबको पता है टाइटन क्या ब्रांड नेम है, उसके प्रोडक्ट लेने के पहले हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वी गिव द प्राइस फॉर देयर वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। HUL FMCG के अंदर आती है, जो कहीं ना कहीं हमें डेली यूज प्रोडक्ट को डिलीवर करती है, हम उसे यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। अगला है कॉस्ट एफिशिएंसी। कंपनी अगर 100 रुपया कहीं पे कमा रही है, 100 रुपए के सामने कंपनी का कितना एक्सपेंसेस है और कितने अदर मिसलेनियस खर्चे हैं उसके, सो कंपनी इसको कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है वो हमें ज्यादा अच्छा समझना होता है, सो कंपनी को उतना बेटर होता है। फॉर एग्जांपल डीमार्ट का एग्जांपल हम इसमें लेते हैं कि लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, वो प्रोडक्ट बल्क में लेके आता है, प्लस उसके जो स्टोर्स हैं वो ज्यादातर खुद के ही नाम पर है, सो इसका इनका रेंटल कॉस्टिंग बच जाता है और कहीं ना कहीं इनके रिटेल कॉस्टिंग भी बच जाती है। अगला है नेटवर्क इफेक्ट। HDFC बैंक कस्टमर बेस। HDFC बैंक आपको पता है कई साल पुराना बैंक है, इसका कस्टमर बेस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिससे इनको रीच बहुत ही ज़्यादा मिलती है और इनका कॉस्टिंग कहीं ना कहीं कम रहता है और इनका नेटवर्किंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आज आप देखें गली गली इनका ब्रांचेस हमें देखने को मिलता है। मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस, ये किस तरीके से होता है गाइस कि हाउ टू एक्सेस लीडरशिप, कंपनी के CEO का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। CEO इज नथिंग बट अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कंपनी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आफ्टर MD एंड CEO, डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशनल, सो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है CEO के ट्रैक रिकॉर्ड का। अगला है शेयर होल्डिंग पैटर्न, हायर प्रोमोटर स्टेक इक्वल टू मोस्ट ट्रस्ट, एग्जाम्पल टाटा सन्स इन TCS। कंपनी का अगर 100% शेयर स्टेक होल्डिंग जो होता है अगर कंपनी के प्रोमोटर के पास ही है वो, सो कहीं ना कहीं ये एक हमारे लिए ग्रीन सिग्नल होता है कि कंपनी का ट्रस्ट जो है वो प्रोमोटर्स के पास बहुत ही अच्छा है। सो हमें इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होती है कि कंपनी के अंदर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। डिविडेंड पॉलिसी, कंसिस्टेंट डिविडेंड शोज स्टेबिलिटी, जैसे मार्केट के अंदर ITC है, कोल इंडिया है, ये सब ऐसी कंपनी जो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है अपने शेयर होल्डर्स को। सो कहीं ना कहीं हमें इसमें समझने को और इजी हो जाता है कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मतलब कंपनी पर प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, कहीं ना कहीं कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है मार्केट के अंदर। इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेंड, ये किस तरीके से हम देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स टू वॉच, इंटरेस्ट रेट्स दैट अफेक्ट्स बैंकिंग स्टॉक्स, अगर मार्केट के अंदर RBI रेट को इंक्रीज करती है तो कहीं ना कहीं ये बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर इफेक्ट करेगा, बैंक को इफेक्ट करेगा, जिससे उनके प्राइजेस डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्फ्लेशन का डेटा जब आता है तो ये कहीं ना कहीं FMCG सेक्टर होते हैं जैसे HUL, इनको इफेक्ट करेगा। अगर इन्फ्लेशन डेटा ज़्यादा आता है तो कंपनी को ये इफेक्ट करेगा ही करेगा, कम आएगा तो भी कंपनीज को इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, जो उनके प्राइस फ्लक्चुएशंस में इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे आती है, PLI स्कीम्स आते हैं जो बेनिफिट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स को। PLI इज नथिंग बट गाइज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, कंपनी जितना मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जितना इसका प्रोडक्शन होगा उतना वो स्कीम्स देती है इंडस्ट्रीज को, जहाँ पे एंड यूजर और कंपनी दोनों को इसमें प्रॉफिट होता है। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स, ये किस तरीके से समझते हैं इसको गाइज, आइए। प्राइस टू बुक रेशियो दैट इज PB रेशियो, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। इससे हमें क्या देखने को मिलता है, अब PB रेशियो बिलो 1 कैन इंडिकेट एन अंडर वैल्यूड स्टॉक व्हाइल हाई PB सजेस्ट प्रीमियम वैल्यूएशंस। कंपनी का अगर 1 से ज्यादा होता है PB रेशियो तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि कंपनी का अभी जो बुक वैल्यू है उससे करंट मार्केट प्राइस ज्यादा चल रहा है। अगर ये कम होता है तो हमें इसके अंदर कहीं ना कहीं पता चलता है कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। ये कहाँ यूज होता है, यूज फॉर एसेट
हैवी इंडस्ट्री लाइक बैंकिंग एंड रियल एस्टेट्स। पीई रेशियो दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका फॉर्मूला है पीई इक्वल्स टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये हमें क्या बताता है? लो पीई में इंडिकेट्स अंडर वैल्यूएशन, एवरेज पीई सजेस्ट्स ग्रोथ पोटेंशियल। अगर कोई भी, हमें इसके अंदर समझना ऐसा नहीं होता है गाइस कि अगर किसी भी स्टॉक का पीई मान लो 10 है, इसका मतलब यही नहीं कि वो अंडर वैल्यूड हो गया। हमें उसके इंडस्ट्री पीई को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इंडस्ट्री का पीई मान लो 30 है तो कहीं ना कहीं इसका 10 आ रहा है अगर पीई, तो हम कह सकते हैं कि अभी ये अंडर वैल्यूड है, इसके अंदर पोटेंशियल है हायर ग्रोथ के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है हमें जो समझना ज़रूरी होता है कंपनी के अंदर, वो हम आने वाले वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। सो अभी आगे इसके अंदर हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स इन फंडामेंटल एनालिसिस। हम क्या गलतियां करते हैं? यूजिंग ओनली वन रेशियो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द फुल फाइनेंशियल पिक्चर। हमें कंपनी के ओवरऑल पिक्चर को देखना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ एक रेशियो के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगला है इग्नोरिंग अ कंपनीज डेट, कैश फ्लो एंड ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर हमें फोकस करना जरूरी है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टेड रहने में हमारी मदद कर सकता है, कहीं ना कहीं हमें स्टेबल रख सकता है कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने से। बाइंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन न्यूज और हाइप्स विदाउट प्रॉपर रिसर्च। गाइस पहले की वीडियो हमने डिस्कशन किया था कि हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कहीं ना कहीं जो न्यूज आती है उसको और जो हाइप क्रिएट किया जाता है उसके अंदर ब्लाइंडली फॉलो करके हमें विदाउट रिसर्च कोई भी कंपनी स्टॉक को नहीं परचेस करना चाहिए। नॉट चेकिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रहे हैं वो हमें भी देखना होता है, और इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, क्या वो इंडस्ट्री आज बूम में है या उसका डिक्लाइनिंग फेज है, वो देख करके हमें कंपनी को एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट करना होता है। ओवरलुकिंग कंपनी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डिसीजंस। कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के लीडरशिप बोर्ड्स पे कौन लोग बैठे हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रहा है जो मार्केट के अंदर सस्टेन कर सकता है, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, ये सब चीज़ें हमें देखना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। स्किपिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड एनुअल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चीज़ें हमें समझने में बहुत आसानी होती है, अगर हम कोई भी फाइनेंशियल एप्लीकेशन देख लेते हैं तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे इजीली मिल जाती है। और कंपनी के वेबसाइट प्लस BSE के वेबसाइट पे भी आप जा करके किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को इजीली डिटेल में पढ़ सकते हो। फोकसिंग ओनली ऑन क्विक प्रॉफिट्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आप मार्केट के अंदर नए हो, इन्वेस्टमेंट करना का प्लान कर रहे हो, तो अगर आपको स्टॉक समझ में ना आ रहा हो तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, आप SIP में जा सकते हैं और आप ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख करके आपको इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना है, भले मार्केट कहीं भी जाए, कैसा भी सिनेरियो रहे, आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कंक्लूजन्स एंड नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकता है? स्टार्ट फंडामेंटल एनालिसिस, यूज द रिसोर्सेज लाइक screener.in और मनी कंट्रोल। रीड एनुअल रिपोर्ट्स, ये आपको मैंने बोला गैस BSE पे मिल सकता है या किसी कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट पे अगर आप जाके चेकआउट करेंगे वहाँ पे आपको इजीली मिल सकता है। उसके थ्रू हमें कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज को ट्रैक करना होता है, जो कहीं ना कहीं आपको ये मनी कंट्रोल और screener.in पे मिल जाएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस का पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइज स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड। मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।